हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे मास्टर डिग्री एमएसओ सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एमएसओ 004 के खंड 1 में इकाई 1 भारत में समाजशास्त्र के उद्भव की सामाजिक पृष्ठभूमि, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय समाज और संस्कृति के प्रति 3 प्रमुख पाश्चात्य दृष्टिकोण। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। भारत में समाज के उद्भव की सामाजिक पृष्ठभूमि में भारतीय समाज और संस्कृति के प्रति 3 प्रमुख पाश्चात्य दृष्टिकोण। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 18वीं शताब्दी के अंत में भारतीय यथार्थ की 3 पाश्चात्य व्याख्याएं सामने आई, जिसमें पहला है प्राच्य विद्याविद, दूसरा है मिशनरी यानी धर्म प्रचारक और तीसरा है प्रशासनिक। तो आइए सबसे पहले देखते हैं प्राच्य विद्याविद। प्राच्य विद्याविद भारतीय आध्यात्मिक परंपरा, पुराण, दर्शन आदि के प्रति मंत्र मुग्ध थे। ग्रंथों के प्रति उनकी आस्था भारतीय समाज का एक ऐसा चित्र प्रस्तुत करती है जो अस्थाई, शाश्वत और स्थान से परे है। मिशनरिया जो क्रिश्चियन धार्मिक परंपराओं की कट्टर अनुयायी थी, उन्होंने इसे सामाजिक, सांस्कृतिक और जातीय व्यवस्था के रूप में देखा। ये दूसरा पॉइंट है, जिसे समग्र धार्मिक परंपराओं की जरूरत थी और कुछ लोगों ने इसका समग्र धार्मिक रूपांतरण करने की भी जरूरत समझी। दोनों समूह इस बात से सहमत थे कि हिंदुत्व को जितना उन्होंने अपने क्षेत्र में अनुभव किया वह अंधविश्वास और कुप्रथाओं से भरा हुआ था। यद्यपि प्राच्य विद्यार्थियों ने अपने समसामयिक भारतीयों की इस स्थिति को स्वर्ण युग की अवनति समझा। हालांकि मिशनरियों ने भारतीय समाज के अनुभूति परक अध्ययन में बहुत कुछ जोड़ा, जिसे प्रशासकों ने और सुदृढ़ किया। उन प्रशासकों ने जो ब्रिटिश विश्वविद्यालय में प्रशिक्षित थे और उपयोगितावादी तर्कवाद के सिद्धांत को मानने वाले थे। भारत के यथार्थ की व्याख्या ज्यादा व्यवहारिक और ज्यादा वास्तविक तरीके से की। उनकी उद्देश्य इसके संसाधनों का दोहन करने के लिए अच्छी तरह से समझना था। प्रशासक श्रेणियों का विकास करना चाहते थे, जिससे वे भारतीय लोगों के जीवन की विशेषताएं का वर्णन करने में आने वाली जटिलताओं से बच सके और अपने विचारों तथा कार्यों को क्रमबद्ध रूप से अंजाम दे सके। उदाहरण के लिए बी एच बेंडेन पावेल के द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो कि 1892 के 3 खंड में आया था, इसमें केवल आंकड़ों का संकलन नहीं है, वरन इसमें भारतीय गांवों की प्रकृति और राज्य के संबंध में इसके संसाधनों और इन संसाधनों के बारे में तर्कों की श्रृंखला अंतर्निहित है। बेडेन पावेल ने यह माना कि सामान्यतः भूमि पर 2 प्रकार के दावे होते हैं, एक राज्य का, काश्तकार का। उन्होंने स्वीकार किया कि सरकार प्रत्येक खेत के खलिहान से वास्तविक पैदावार का एक हिस्सा राजस्व के रूप में वसूल करती है। अपने हिस्से की वसूली को सुनिश्चित करने के लिए राज्य और अनाज पैदा करने वालों के बीच मध्यस्थों की एक विस्तृत क्षेत्र विकसित किया गया है। वे अपने कार्यकाल में अपने अपने ढंग से खेल और उसकी पैदावार का अधिकार या स्वामित्व के हिस्से का दावा करते थे। बेडेन पावेल ने हेनरी मैन के इस विचार का दृढ़ता से प्रतिरोध किया कि केवल एक प्रकार का भारतीय गांव अर्थात राजनीतिक तौर पर स्वायत्तता और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर ग्रामीण समुदाय। भारतीय पश्चिमी विचारकों जैसे मार्क्स और मेटकाफ को इन्होंने मंत्र मुग्ध कर रहा था। मेटकाफ ने तो यहाँ तक मान लिया कि ऐसा लगता है कि वे कुछ भी न रहने पर भी जिंदा रह सकते हैं। अपरिवर्तनशील ग्रामीण समुदाय का विचार 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी में सामान्य सामाजिक सिद्धांत में शामिल हुआ। मार्क्सवादियों ने ब्रिटिश शासन को इतिहास का अवचेतन साधन की तरह देखा, जिसने अपरिवर्तनशील ग्रामीण समुदाय की नींव पर खड़े भारतीय समाज की
गतिहीनता को तोड़ा। दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रवादियों ने आरसी दत्त के इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया पर विश्वास किया, जिन्होंने यह मान्यता दी कि ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की कुदृष्टि थी, जिसकी वजह से उन्होंने भारत को नीचा दिखाने के लिए कृषि समृद्ध निर्बाध ग्रामीण गणतंत्र व्यवस्था को स्थिर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति तक ले आए, जिस पर साहूकार और लालची अस्वामी हावी थे। बेडेन पावेल के अनुसार भारत में दो भिन्न प्रकार के गांव थे, एक रयतवारी या गैर जमींदार या अलग स्वामित्व वाले, और दूसरा भूस्वामी या जमींदार या संयुक्त गांव। किंतु उन्होंने तथा मैनी और उनके बाद उनके अनुयायियों दोनों ही सामाजिक आर्थिक रूपांतरण के विकास की विकासशील क्रमिक अर्थ विस्तार अवस्थाओं में ही रुचि रखते थे। जाति की संस्थाओं के संबंध में गांवों के प्रकार और वर्गीकरणों को ध्यान में रखा गया। प्रशासकों ने उन्हें फायदेमंद पाया। उन्होंने विशिष्ट ज्ञान की जरूरत को कम किया, श्रेणियों को ध्यान में रखकर कार्य करना ज्यादा सुविधाजनक था। अव्यक्त रूप से गांवों के बारे में निश्चित या अवधारणात्मक सोच ने औपनिवेशिक नीति द्वारा उत्पन्न की गई गांवों की अंदरूनी राजनीति तथा आर्थिक स्थिति और वास्तविक सामाजिक संबंधों की प्रकृति के सवाल से ध्यान हटा दिया। यद्यपि 1901 के अकाल आयोग जैसी रिपोर्ट और चारों ओर फैले किसान दंगे तथा किसानों से साहूकारों तक तो खेती के हस्तांतरण से इसके उपायों की खोज की जाने लगी। परिणाम स्वरूप गांव में सामाजिक आर्थिक स्थितियां की सरकारी जांच की गई। हालांकि कुछ जानकारियां प्राप्त की गई, परंतु जमीनी सच्चाई को अनदेखा किया गया। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने भारत में समाजशास्त्र के उद्भव की सामाजिक पृष्ठभूमि, जिसमें भारतीय समाज और संस्कृति के प्रति तीन प्रमुख पाश्चात्य दृष्टिकोण के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।